आज की फाइनेंस क्लास है कि कहां इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ये सुन के ना एक सेकंड ख्याल आता है, अरे कहां इन्वेस्ट नहीं करना है वो तो हम सोच लेंगे, आप तो ये बताओ कहां इन्वेस्ट करना है, शॉर्टकट दे दो। लेकिन आपको पता है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, और जो 10-11 मैं आपको बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां इन्वेस्ट नहीं करना है, तो उसके अलावा जब आप ऑलमोस्ट कहीं भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो रिजल्ट अच्छा ही आना है। इन्वेस्टिंग में ना अगर आप बुरे बुरे ऑप्शन हटा दो तो रिटर्न अच्छा ही होता है। मार्केट अपने आप 13-14% का रिटर्न देता है, उसमें से हम बुरी बुरी चीज भी हटा दें तो हमारा रिटर्न तो उससे ज्यादा ही होने वाला है ना। इसीलिए कहां इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी है ये जान लें, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है वहां इन्वेस्ट ना करें और रिटर्न्स अपने आप अच्छे हो जाने वाले हैं। अब अगले ना कुछ मिनटों में हम एक मिनट में एक इंस्ट्रूमेंट फटाफट से डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा वीडियो ये नहीं होने वाला है, बस मैं एक चीज ध्यान रखना चाहता हूं, आप इस वीडियो को ना हमेशा सेव करके अपने पास रखिएगा, क्योंकि अक्सर ना ट्रेंड्स आएंगे, बबल्स आएंगे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा क्रिप्टो, जब हर कोई चिल्ला रहा था क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, उसके पहले आईपीओ की बारी थी, हर कोई कह रहा था आईपीओ में इन्वेस्ट करो। अलग अलग लोग अलग अलग समय में अलग अलग चीज प्रमोट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन उस समय उनको क्या बोलने का पैसा मिल रहा है। ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अलग अलग जगह से जब हम अलग अलग एडवाइस सुनते हैं, हजारों वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, जब एक साथ 100 लोग बोल रहे हो ना क्रिप्टो अच्छा है, क्रिप्टो अच्छा है, अच्छा है, तो वो अच्छा लगने लगता है और हमें फोमो हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को सेव करके रखना, क्योंकि जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स बताने वाला हूं ना, उनका क्रेज पहले भी था, आगे भी आएगा, लेकिन ये वीडियो आपको रिमाइंड करेगा कि आपको उससे हमेशा दूर रहना है। तो चलो जानते हैं कहां इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं हूं आपका सिंपल ऑनेस्ट फाइनेंस टीचर प्रांजल कामरा। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब ये वो पॉलिसीज हैं जहां आपको लालच दिया जाता है कि इंश्योरेंस भी मिलेगा और इंश्योरेंस के साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड जैसे रिटर्न्स भी मिलेंगे। प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन, रिटर्न्स के रिटर्न्स। तो अलग से म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डालना और महंगा टर्म प्लान क्यों लेना जिसपे पैसा रिटर्न भी नहीं मिलता, पैसा डूब जाता है। अब जो आपको कहे ना कि टर्म प्लान में पैसा डूब जाता है, पहले तो आप उसके मुंह पे हंस सकते हैं, यार टर्म इंश्योरेंस में अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं और मुझे कुछ नहीं होता और मैंने जो प्रीमियम भरा था वो डूब जाता है, तो वो पैसा डूबा नहीं, मैं जिंदा रह गया, इससे खुशी की कोई बात नहीं है। वो उस पर दुख नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा डूब गया। भाई तू जिंदा रह लिया, इससे बड़ी क्या खुशी है। डूब गया ना थोड़े से कुछ हजार रुपए, लेकिन उसके बदले यूलिप किसी को पिच कर देना जिसमें रिटर्न्स भी कम है, फीस एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है, और कहीं भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस भी इतना कम है ना कि कभी आपका पर्पस सॉल्व ही नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज यूलिप में बहुत ज्यादा है, पता है क्या? बेचने वाले का कमीशन। इसलिए वो आपको दुनिया का साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगा, आपको यूलिप खरीदवाएगा, आपको यूलिप नहीं खरीदना है। अब इससे पहले मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊं, एक ना मैं आपको जनरली एक थॉट प्रोसेस आज देना चाहता हूं। अक्सर ना जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मत करो, कोई और बोल रहा है ये करो, तो किसी को भी व्यूअर को हमेशा ये कंफ्यूजन आ सकता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन मेरा अच्छा चाहता है। तो हमेशा ये पूछिए कि फायदा होने के ज्यादा चांसेस किसके। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि यूलिप मत खरीदो और कोई बोल रहा है यूलिप खरीदो, तो कौन इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कौन अपने प्रॉफिट के लिए वो बोल रहा है। हमेशा ये देखो कि किसकी एडवाइस सुनने से उसको ज्यादा फायदा होने वाला है। आप यूलिप नहीं खरीदोगे, मेरा कोई फायदा नहीं है। कोई और बोल रहा है यूलिप खरीदो, आप खरीद लोगे तो उसका फायदा है। तो ऐसे में ये सिंपल मॉडल से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन आपके लिए सोच रहा है। सेकंड, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यंगस्टर्स की पहली पसंद, क्योंकि ये ना हमें सपना दिखाता है रातों रात अमीर होने का। थोड़े से पैसे लगाओ और अगर आपका तुक्का, इसे मैं तुक्का ही कहूंगा, सही बैठा तो बहुत सारे पैसे कमाओ। अब इसमें ना लोग मुझे सक्सेसफुल एफ&ओ ट्रेडर्स के एग्जाम्पल देने वाले होंगे कमेंट में, तो मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे लोगों का दे सकता हूं जो सिगरेट पी के 100 साल जिए। तो सिगरेट पीना लंबी उम्र की दवाई तो नहीं हो सकता ना। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का उस चीज को करके क्या हश्र होता है, हमें यह ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हम अपने आप को कितना भी जीनियस समझें, हम में से ज्यादातर लोग बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं। इसलिए तो हम सबको मिला के एवरेज बनता है ना। तो हमें यह सोच के कि मैं अगर आइंस्टाइन होता तो मैं इससे बहुत पैसे कमाता। यार अगर आप सचिन होते तो आप क्रिकेट से बहुत पैसा कमाते, अगर आप लता मंगेशकर जितना अच्छा गाते तो सिंगिंग से अच्छा कमाते, लेकिन हम वो नहीं है ना।
हम एवरेज अबव एवरेज लोग हैं, हमको वो चीज करनी है जो हमारे लिए काम करती है। जो किसी के लिए काम की, हमको वो काम नहीं करना है। जो सबके लिए काम करता है, जो सबको सक्सेसफुल बनाता है, हमको वो करना है। तो वॉरेन बफेट भी दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक, पता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को क्या कहते हैं? वो इसे कहते हैं लाइक न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिससे एक साथ कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो अगर दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर ये कह रहा है तो वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करो या ना करो, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मुझे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। बस मैं चाहता हूं आपके साथ गलत ना हो, आपके हजारों लाखों रुपए आप दांव पे ना लगाएं, फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहें। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग, इंट्राडे या मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इस तरह की ट्रेडिंग। जो इससे बोलता है ना कि इससे पैसा बनता है, उसको बोलो कि कोर्स क्यों बेच रहा है, फीस क्यों ले रहा है, यूट्यूब में मोनेटाइजेशन ऑन क्यों रखा है, थोड़े दिन में पैसा कमाने का तरीका है ना तेरे पास, ये सब बंद कर दे, मार्केट में पैसे से पैसा बना और चैरिटी कर, फिर लोगों से पैसा लेने की क्या जरूरत है। मैं ना फिनोलॉजी को बंद कर देता, अपनी सारी कंपनियों को, लोगों से पैसा लेना बंद कर देता, अगर मेरे पास महीने के 4%, हफ्ते का 1%, साल का 50-100% कमाने का तरीका होता। भैया मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ, 20% भी रिटर्न आ जाए ना, वो साल को मैं अच्छा मानता हूँ। और अगर ये तरीके सच में काम करते ना, तो मुकेश अंबानी जियो बंद करके शेयर बाजार में बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट लोगों को ले लेते, बेस्ट सॉफ्टवेयर खरीद लेते, बेस्ट लोगों को ले लेते और ट्रेडिंग से पैसा डबल करते। तो ये सब काम करता नहीं है, किसी को फायदा पहुंचाता नहीं है, बस एक इंसान को फायदा होता है जो इसका कोर्स बना के बेच रहा है, जो इसके वीडियो से व्यू ला रहा है कि देखो मैंने कैसे 1 करोड़ पे 50 लाख कमा लिए एक हफ्ते में। ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके, प्लीज दूर रहिए ना ये सबसे। चौथा, एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब देखो 2-3 साल पहले ना सेबी ने रिक्लासिफाई कर दिया, जहां लार्ज कैप फंड्स का मतलब है कि फंड में वही स्टॉक्स हो सकते हैं जो मार्केट कैप वाइज 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से ही फंड मैनेजर स्टॉक्स को चुन सकता है। सिर्फ 100 स्टॉक्स का ऑप्शन है। तो 80% स्टॉक्स एक म्यूचुअल फंड में अगर वो लार्ज कैप है तो वो टॉप 100 कंपनियों में से होंगे, बाकी 20% वो कहीं से भी कर सकता है। अब क्योंकि सिर्फ 100 कंपनियों में से 80% स्टॉक्स पिक करने हैं, तो हर पैसिव या एक्टिव म्यूचुअल फंड में सेम तरह के स्टॉक्स होते हैं, इसलिए उस कैटेगरी में ना एक्स्ट्रा रिटर्न्स, मार्केट से ऊपर रिटर्न जनरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब मुश्किल तो बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिटर्न लाने की, तो वो फीस ले लेते हैं मोटी। तो लार्ज कैप कैटेगरी में ना इस दौड़ में फंसना ही नहीं चाहिए। आपको एक सिंपल सा, अगर लार्ज कैप सेफ्टी ओरिएंटेड फंड चाहिए तो आपको एक सिंपल सा इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए। आप आधा से 1% ना तो कॉस्ट बचा लोगे। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लार्ज कैप फंड्स में बचानी चाहिए। आज की तारीख में अगर कोई भी एएमसी लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स बेच रही है, तो मैं उस एएमसी की बहुत रिस्पेक्ट तो नहीं कर सकता। वो कुछ गलत कर रही है, उसे भी पता है, वो अल्फा जनरेट नहीं कर पाए। पांचवा, P2P लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग। कई सारे 12% क्लब, कई सारे क्लब्स आ गए हैं जो आपको बोलते हैं कि एफडी में तो आपको 7% मिलता है, आप हमारे ऐप पे आ जाओ, आपको 12, 13, 14% मिलेगा। ओ भाई, एफडी में ना पैसा मेरा लगभग 100% सिक्योर है, और आपके में P2P लेंडिंग में कर दूं सिर्फ 3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न के लालच में, और पैसा डूब गया तो आपकी ऐप गायब हो गई, तो मैं कहां ढूंढता रहूंगा आपको। ये ऐप्स ना रिस्क विस्क बताती नहीं है, बस अच्छी अच्छी चीजें बता देती हैं। इनफैक्ट मैंने इस पे एक पूरा वीडियो भी बनाया है कि कैसे ये 12% अर्निंग वाले जो एप्स हैं ये आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ऊपर कार्ड पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। नेक्स्ट, एक और ऐसी चीज जहां हम एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में फंसते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कि एफडी में हमको मिल रहा है 6.5-7%, बॉन्ड में हमको मिल रहा है 10%। क्यों मिल रहा है? और उस कंपनी की तरफ से सोचो ना, वो कंपनी सीधा जनता से पैसा लेने के लिए क्यों मजबूर हो गई है। 10%, 11%, 12%, जिस प्राइस पे उसको लोन भी मिल जाए बैंक से, वो सीधा आपसे पैसे क्यों उठा रही है? बैंक से लोन लेती, पेपर वर्क भी कम होता और जवाबदारी भी कम होती, टाइम भी कम लगता। उसको छोड़ के वो जनता से 10-10 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार लाखों लोगों से इकट्ठा कर रही है। उसकी क्या मजबूरी है? क्यों वो ऐसा कर रही है? 1-2-3% के लालच में आना नहीं चाहिए। आप एफडी पे ही टिके रहिए। इनफैक्ट डिवाइड कर लीजिए ना पैसे को। आप 5 लाख रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा रहे थे, डिवाइड कर लो। 2.5 लाख रुपए आप एफडी में लगा लीजिए, 2.5 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। तो रिटर्न भी आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसा आ जाएगा, लेकिन कम से कम आपका 50% पैसा तो सेफ रहेगा ना। तो आपने पूरा पैसा रिस्क पे भी नहीं लगाया। कॉर्पोरेट बॉन्ड पे पूरा पैसा रिस्क पे लग रहा है और रिटर्न 10% आ रहा है। जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आधा पैसा एफडी, आधा म्यूचुअल फंड। ये एक जनरल एग्जांपल है, आपकी रिस्क और जरूरत के हिसाब से डिसाइड होगा,
लेकिन जो मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए 50% पैसा एफडी, 50% म्यूचुअल फंड, इसमें रिस्क में आपका 50% पैसा ही लगा, लेकिन रिटर्न आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसा आ गया। तो लेसर रिस्क पे बेटर रिटर्न। सातवां, रियल एस्टेट में मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली ओल्ड फ्लैट्स की, यानी वो बिल्डिंग जो 10, 15, 20 साल पुरानी है, वहां आपको कोई फ्लैट मिल रहा है, उस फ्लैट को मत लीजिए। देखो, अगर आप जमीन वाली कोई चीज ले रहे हो ना, कोई घर ले रहे हो, इंडिपेंडेंट बंगला ले रहे हो, विला ले रहे हो, छोटा सा घर है, बड़ा घर है, कुछ भी है, लेकिन अगर उसके साथ आपको जमीन मिल रही है, नया पुराना ले सकते हो आप, बेसिकली मान लेना आप लैंड का प्राइस दे रहे हो। लेकिन अगर आप बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो तो 10, 15, 20 साल पुराने फ्लैट्स मत लीजिएगा। उससे अच्छा जो नई बिल्डिंग आ रही है वहां थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन वही लीजिएगा, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में जब आप फ्लैट लेते हो, आज आपको लग रहा होगा 5-10 साल हुए हैं कि प्राइस पिछले 5 सालों में बढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाती है उस बिल्डिंग का एप्रिसिएशन नहीं होता है। फ्लैट्स 10 साल के बाद एप्रिशिएट एरिया के कारण थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं होते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। ज्यादा पुराने फ्लैट्स मत लीजिए। नेक्स्ट इज पेनी स्टॉक्स। नए लोगों को, यंगस्टर्स को पैसे कम होते हैं ना हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, उनको बड़े पसंद आते हैं पेनी स्टॉक। और एग्जाम्पल क्या दिया जाता है पता है? पेनी स्टॉक हमेशा लेना चाहिए। पता है, एक बार टाइटन भी पेनी स्टॉक था, तो पेनी स्टॉक भी बहुत अच्छा करते हैं। ये फिर से वही बात है कि 100 लोग सिगरेट के कारण कैंसर से मर रहे हैं, कोई 100 साल जी गया, तो उसके एग्जाम्पल से 100 और लोगों को सिगरेट पिला दो। अगर मैं डेटा निकालू ना कि पेनी स्टॉक्स कितने डूबते हैं और कितने सक्सेसफुल होते हैं, तो 100 में से एक ही चलता है। तो उसका एग्जाम्पल रगड़ के ऑपरेटर्स पेनी स्टॉक यंगस्टर्स पे डंप करते रहते हैं, उनका नुकसान करते रहते हैं। और सेकेंडली, पेनी स्टॉक का भी ना डेफिनेशन हमको समझना जरूरी है। सिर्फ क्योंकि कोई स्टॉक 3, 4, 5 रुपए का है तो वो पेनी स्टॉक नहीं हो जाता। फेस वैल्यू कम होने से या मार्केट वैल्यू पर स्टॉक कम होने से कोई पेनी स्टॉक नहीं हो जाता। पेनी स्टॉक का मतलब है कि कंपनी ही बहुत छोटी है, प्लस उसके शेयर की मार्केट प्राइस भी बहुत छोटा है। तो कोई 1000 करोड़ की कंपनी भी हो सकती है। मैं आज मान लेता हूं एमआरएफ का शेयर लाख रुपए के आसपास भी रहता है ना, स्प्लिट कर दूं मैं कि एक शेयर अब 1 लाख टुकड़ों में स्प्लिट हो गया, तो एमआरएफ की एक शेयर की वैल्यू ना 1 रुपए हो जाएगी। वो कंपनी उससे पेनी स्टॉक नहीं हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप उतना ही रहने वाला है, बस पर यूनिट वैल्यू कम हो गई। तो पर यूनिट वैल्यू कम होने से कोई पेनी स्टॉक नहीं होता। वो कंपनी का मार्केट कैप ही बहुत खराब है, पर यूनिट वैल्यू भी बहुत कम है, फंडामेंटल्स भी बहुत खराब है, डेट है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होके एक स्टॉक को पेनी स्टॉक बनाते हैं। तो पहला, अगर कोई पेनी स्टॉक चल भी रहा है तो हमको परसेंटेज देखना है कि कितने पेनी स्टॉक चलते हैं, कितने में से। और दूसरा, पेनी स्टॉक को हमको सही से समझना है, कोई हमें बेवकूफ बनाना नहीं तो पक्का आएगा और हमारे साथ स्कैम करेगा। नेक्स्ट है आईपीओस। अब आईपीओ का ना फंडा सिंपल है। मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप आपको बेच रहा हूं। अब मैं अपनी कोई भी चीज बेचूंगा, आप अपनी अगर जमीन बेचोगे तो फेयर प्राइस पे बेचोगे क्या, या सोचोगे यार बायर को ना मैं बड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे देता हूं, उसको सस्ती बेचता हूं? नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राइस चाहिए मेरी चीज का। सिमिलरली आईपीओ में जब कोई चीज आती है ना, तो पीआर कंपनियां बैठती हैं, करोड़ों रुपए का बिल बनता है, मर्चेंट बैंकर्स बैठते हैं, करोड़ों रुपए का बिल बनता है। किस बात का? शेयर के प्राइस को ज्यादा से ज्यादा प्राइस में आपको चिपकाने का, ताकि कंपनी को जो ओनर है ना, उसको अपना शेयर बेचने की ज्यादा से ज्यादा रकम मिले और वो चैन की जिंदगी गुजारे। और इसको हम एडवर्टाइजमेंट, पीआर और कई इन्फ्लुएंसर बोल दिए, मीडिया हाउसेस बोल दिए, तो हम कूद कूद के उस आईपीओ को खरीदते हैं। 5000 कंपनियां भारत में हैं, जो नया आईपीओ आ रहा है वही सबसे अच्छा कैसे हो गया? उसको मार्केट में आ जाने दो, खुद को साबित कर लेने दो। आईपीओ आ रहा है ना, आके जाएगा नहीं, मार्केट में रहने के लिए ही आ रहा है, बाद में ले लेना। और आखिरी में क्रिप्टो। मुझे ज्यादा कुछ बोलना है या आपने पिछले 2-3 सालों में देख ही लिया है? तो जब क्रिप्टो बूम पे था ना, मैंने ये वीडियो बनाया था कि क्यों क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो की ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लोग खरीद रहे हैं, भाव बढ़ रहा है, इसलिए हम भी खरीद रहे हैं। ऐसे किसी चीज का भाव नहीं बढ़ता। कोई भी चीज की ना, एसेट की, जिसको मैं एसेट मानूं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी एक फेयर वैल्यू होती है, जो किस बात से डिसाइड होती है कि वो मुझे कितना रेंटल दे सकता है, या शेयर्स के केस में कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। इन सब बेसिस पे फेयर वैल्यू डिसाइड होती है। क्रिप्टो से आपको रेंट नहीं मिलता। क्रिप्टो के पीछे कोई कंपनी नहीं है जो मुनाफे में आपको डिविडेंड की हिस्सेदारी दे रही है, कुछ भी नहीं है। किस बात का प्राइस बढ़ रहा है? स्पेक्यूलेशन के कारण बढ़ रहा है ना। लोग पैसा कमा भी रहे हैं, कुछ ने पैसा कमाया भी है, लेकिन कई लोग जुआ खेल के भी पैसा कमाते हैं, कई लोग दुनिया भर के गलत काम करके भी पैसा कमाते हैं, रिस्क लेके भी पैसा कमाते हैं। हम हर चीज, वो सारी चीजें आत्मसात नहीं कर सकते ना। हमें देखना है
कि कौन सी चीज सस्टेनेबली इन द लॉन्ग रन बिना हमको प्रॉब्लम में लाए हमारे लिए पैसा क्रिएट करके दे सकती है। हमें सस्टेनेबल लर्निंग करनी है इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के अराउंड, सस्टेनेबल चीजों को, जिससे ज्यादातर लोगों की वेल्थ क्रिएट होती है, जिसमें गिमिक्स नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं है, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन जिससे हमने ये देखा है कि सालों साल प्रूवन है कि लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसी क्या चीज है? इस चीज का नाम है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस करके वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये आप कैसे सीख सकते हो और कैसे कर सकते हो? फिनोलॉजी 1 आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप फिनोलॉजी 1 सब्सक्राइब करोगे ना, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे ऑन इन्वेस्टिंग फिनोलॉजी क्वेस्ट पे। वो सारे कोर्सेज, क्योंकि आप फिनोलॉजी 1 के मेंबर हो, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। आपको हर हफ्ते एक स्टॉक रिपोर्ट मिलेगी, जो इसलिए नहीं है कि आप ब्लाइंडली उस पर इन्वेस्ट कर दो, इसलिए है ताकि 5000 कंपनियों में से हम हर हफ्ते आपको एक नई कंपनी के बारे में बता सके, सिखा सके कि ये कंपनी क्या करती है और हमको कैसी लगती है। तो आपको फिनोलॉजी रेसिपी पे हर हफ्ते एक नई स्टॉक रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद जो आप इन स्टॉक रिपोर्ट से सीखोगे, आप जो क्वेस्ट में कोर्सेज से सीखोगे ना, उससे आप खुद कंपनीज को स्क्रीन कर सको, शॉर्टलिस्ट कर सको, एनालाइज कर सको, उसकी न्यूज, उसके अपडेट्स देख सको। इसके लिए आपको प्रीमियम एक्सेस मिलेगा टिकर बाय फिनोलॉजी का। तो ये सारी चीजें आपको फिनोलॉजी 1 पे मिल जाएंगी। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप देखते हो ना अपने आसपास के लोगों को कि कभी वो क्रिप्टो में हाथ पैर मार रहे हैं, कभी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी वो कुछ नया कर रहे हैं और पैसे डुबा रहे हैं, तो इस वीडियो को ना उनसे शेयर करिएगा। यंगस्टर्स से जो इस मार्केट में नए आ रहे हैं, उनको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और मैं फिर हर हफ्ते ऐसे ही सिंपल ऑनेस्ट वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।